हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड एक स्टॉक के बारे में। तो आज बहुत ही एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट दो ब्रोकरेज फर्म ने अच्छी रिसर्च रिपोर्ट पेश करी है एंड उन्होंने इस कंपनी के प्राइस टारगेट भी बढ़ाए हैं। तो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में दो स्टॉक्स के हम बारे में चर्चा करने जा रहे हैं एंड ये किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बाय सेल या होल्ड आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए एंड ये वीडियो जो है प्योरली बेसिस पे एक एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही आपको देखना है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो बात कर लेते हैं। दो ब्रोकरेज फर्म है और दोनों ही फर्म्स का काफी बड़ा नाम है। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में और एक हैवी वेट स्टॉक है उसके बारे में अपग्रेड आज दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में एंड स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आज आप देख ही सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार रिलायंस में गिरावट चल रही थी, लेकिन आज के सेशन में रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 1-1.5% की तेजी है। अगर आप पिछले 6 महीने में देखते हैं तो रिलायंस लगातार नीचे ही जा रहा है। लगभग 6 महीने में रिलायंस जैसी कंपनी 21-22% डाउन होना कोई आम बात नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो 17 लाख करोड़ की कंपनी है। और इस तरह की बड़ी कंपनी अगर 20 से 21% डाउन होती है तो कुछ ना कुछ तो मेजर कंसर्न्स रहे होंगे। इसके रिगार्डिंग भी मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था। वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि रिलायंस में क्यों इतनी पिटाई हो रही है। आप उस वीडियो को जाके भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको वो इजिली मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि किस किस ने इसको अपग्रेड किया है। तो यहाँ पे जेफरीज एंड बर्नस्टीन, ये दो हैं जिन्होंने इस पे बुलिश बैट दिया है। एक मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट एक चीज बता दूं कि देखिए, ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है या बड़े ब्रोकर्स होते हैं, इनको हमें ना ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं, इनको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उस चीजों को हम रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं और अपनी स्टडी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्प हमें इसमें मिलती है। हाँ, लेकिन इन्होंने अगर बोल दिया कि हाँ भाई रिलायंस 2000 जाएगा या 2100 जाएगा, तो हमें डायरेक्ट इनकी रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करके जंप नहीं करना होता है स्टॉक में, बल्कि इनकी रिपोर्ट को डीप डाउन पढ़ना होता है और उन फैक्ट्स को चेक करना होता है एंड देखना होता है कि ये जो चीजें बता रहे हैं कि एक्चुअल में वर्क कर सकती हैं या नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट्स को पढ़ो समझो, लेकिन जो बेट लेनी है आपको अपने दिमाग से खुद की स्टडी के बाद ही लेनी है। तो बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। अगेन रिपोर्ट्स के थ्रू ये न्यूज आ रही है निकल के। मैं आपको बता दूं, द न्यूयॉर्क बेस्ड ब्रोकरेज जेफरीज हैज रिटेन अ बाय रेटिंग ऑन आईआरएल, सेटिंग अ टारगेट प्राइस 1690 रुपए का टारगेट दिया। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बाय सेल होल्ड आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एंड किसी भी ब्रोकर को या रिसर्च रिपोर्ट को ब्लाइंडली आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है। द टारगेट रिफ्लेक्ट्स एन अपसाइड ऑफ 36% की अपसाइड इन लोगों को रिलायंस के शेयर में दिख रही है। तो क्या क्या उनको उम्मीदें हैं देख लेते हैं। एक बार बाय रेटिंग उन्होंने दी है तो देख लेते हैं क्या क्या बातें उन्होंने दी हैं। तो पढ़ लेते हैं। हाउ एज जेफरीज एक्सपेक्टेड। तो जेफरीज नोटेड दैट रिलायंस अंडर परफॉर्मेंस द निफ्टी 50 इंडेक्स बाय 15% इन 2024। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दिया है रिलायंस ने 2024 में। तो आप देख ही सकते हैं, अगर एक साल की बात करें वहां पे रिलायंस की, तो 2.5% के नेगेटिव रिटर्न है। वहीं पे एक बार हम निफ्टी का चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक साल में निफ्टी ने 10-11% के हालांकि रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हुए हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि रिलायंस ने जो अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट में 2024 में दिया है, due to the concern over medium term growth prospects for its retail business and stubbed earning growth for the year. According to the reports, 2024 marked the first time in 9 years that Reliance Industries share delivered negative calendar year. तो पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलायंस ने अपने ईयरली रिटर्न्स नेगेटिव में बंद किए, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका
रिटेल बिजनेस में जो थोड़ी सी डिमांड में सुस्ती आई, जिसका सबसे बड़ा कारण था क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो ट्रेडिशनल रिटेल प्लेयर्स है, डी मार्ट हो गया या रिलायंस रिटेल हो गया, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज जरूर किया है। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको इजिली वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो वहां पे भी मैंने 3-4 चीजें बताई थी कि इनके जो 2-3 पिलर्स हैं, हर पिलर पे अटैक हो रहा है। रिटेल पे भी जियो के अगेंस्ट बीएसएनएल पे काफी लोगों ने शिफ्ट किया, तो वहां से भी। हाउएवर उसके बाद कंपनी क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए। हाउएवर द जेफरीज एक्सपेक्ट मिड टीन ग्रोथ इन द कंपनीज रिटेल सेगमेंट। तो रिटेल सेगमेंट में भी मिड टेन मतलब ग्रोथ की उनको उम्मीद लग रही है आने वाले टाइम पे। द पोटेंशियल लिस्टिंग ऑफ रिलायंस जियो, उनको ये भी लगता है कि आने वाले टाइम पे शायद रिलायंस जियो का भी आईपीओ वगैरह या लिस्ट उसको करवा सकते हैं। आईपीओ आएगा या वो डीमर्ज होगा ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन उनको ये लगता है कि पोटेंशियल लिस्टिंग हो सकती है, तो वहां से भी एक वैल्यू अनलॉकिंग रिलायंस के शेयर में हो सकती है। इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द ऑयल टू केमिकल। ऑयल टू केमिकल इनका बहुत बड़ा सेगमेंट है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहीं से इनका बहुत सारा बिजनेस आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं, ऑयल टू केमिकल 54% है, तो यहाँ पे भी उनको रिकवरी की उम्मीद लग रही है सेगमेंट इन FY26 में। सिमिलर रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन हैज रीएटेड इट्स आउट परफॉर्मेंस। तो एक और ब्रोकरेज है बड़े बर्नस्टीन, इन्होंने भी सेम जिस तरह से जेफरीज ने चीजों को बताया उसी तरह से इन्होंने भी प्रेजेंट किया, और उन्होंने टारगेट 1520 रुपए का दिया। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ब्लाइंडली आपको इन रिपोर्ट्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद की स्टडी करनी है एंड देखना है कि हाँ भाई ये जो चीजें ये बता रहे हैं कि सच में ये लागू हो सकती हैं या नहीं। एंड अगेन उसके बाद सब चीजें पढ़ के ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बर्न्स टीम, 2025 इज लाइकली टू मार्क अ रिकवरी फेज फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। 2025 में रिकवरी हो सकती है, ड्रिवन बाय 12% इंक्रीज इन जियो's एवरेज रेवेन्यू। तो जियो का जो हम सिम वगैरह यूज करते हैं जियो, तो वहां पे उनको 12% की जो है इंक्रीज देखने को मिल सकती है आरपू में, जो पर यूजर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो हम रिचार्जेस वगैरह करते हैं उससे। इवन विदाउट टैरिफ हाइक्स, इवन विदाउट द टैरिफ हाइक, अगर वो टैरिफ हाइक नहीं भी करेंगे यानी कि रिचार्ज प्लान नहीं भी बढ़ाएंगे, तब भी उनको 12% की इंक्रीज देखने को मिल सकती है, उनको ऐसा लग रहा है। द रिटेल बिजनेस रिटर्निंग टू डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ, तो रिटेल बिजनेस में भी डबल डिजिट में वो दोबारा जाएंगे, ऐसी ये उम्मीद उनको लग रही है। एंड इंप्रूवमेंट इन द कंपनीज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यानी कि वही O2C बिजनेस वाली बात भी यहाँ पे। तो यहाँ उनके तीनों ही जो बड़े स्तंभ हैं, बड़े खंबे हैं जो रिलायंस के, वहां पे इन दोनों ही ब्रोकरेजेस को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट वहां पे कंपनी जो है रिकवर कर सकती है। उसके बाद द व्यूज ऑफ ग्लोबल ब्रोकरेज एनालिस्ट एट जेएम फाइनेंस हैव देयर बाय रेटिंग। तो जेएम फाइनेंशियल ने भी उन्होंने बाइंग रेटिंग दी हुई है। अगेन वही डिस्क्लेमर मैं दूंगा कि ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1660 का टारगेट उनका है। द एनालिस्ट एक्सपेक्ट ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द नेट डेप्थ। उनको ये जेएम फाइनेंशियल्स को ये लगता है कि थोड़ा सा वो अपने डेट को कम कर सकते हैं। एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट एंड बी फुली फंडेड इंटरनली, कि इंटरनली ही सारे खर्चे वो कर सकते हैं। द फोरकास्ट एट 14 to 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज अन अर्निंग ओवर द नेक्स्ट 3 से 5 साल में उनको लग रहा है कि 14 से 15% के हिसाब से उनका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ सकता है। ड्रिवन बाय प्रोजेक्टेड 11 to 12% इन जियो's एवरेज रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल भी सेम यही 11 से 12% की बात कर रहा है, एंड बर्नस्टीन भी 12% के आरपू की बात कर रहा है जियो के बिजनेस में। ठीक है, एडिशनली जियो पोटेंशियल लिस्टिंग विद इन द नेक्स्ट, तो जियो की लिस्टिंग के बारे में भी वो भी यही कयास लगाने की कोशिश करें कि अगले 9 से 12 महीनों में जियो की भी लिस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ओवरऑल हमने जो भी मेन पॉइंट्स जो इस रिसर्च रिपोर्ट में लिखे हुए हैं वो हमने सारे यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करी है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी चीजें देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसा सीन है। तो ब्रॉडबैंड में देख सकते हैं 50% का मार्केट शेयर है रिलायंस का अक्टूबर 2024 के हिसाब से, एंड मोबाइल सब्सक्राइबर में भी 39 से 40% का है अक्टूबर 2024 के हिसाब से। बाकी डेटा थोड़े पुराने तो उनको नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज में देख सकते हैं ऑयल टू केमिकल 54%, ऑर्गेनाइज रिटेल 26%, डिजिटल सर्विसेज 13%। प्रोडक्ट वाइज ऑर्गेनाइज भी देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
ये रिटेल के बिजनेस की बात करें कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है, फिर ग्रोसरी, फिर फैशन एंड लाइफस्टाइल, उसके बाद इंडिया से 65%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 35%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कहाँ से कमाता है, रिटेल बिजनेस इनका खास तौर पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, फैशन से, ग्रोसरी, कनेक्टिविटी, पेट्रो रिटेल, ठीक है, मोर चीजें भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कंपनी कहाँ से कमाती है, तो आप देख रहे हैं ऑयल टू केमिकल से 29 से 30%, जबकि रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा ऑयल टू केमिकल से आता है, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देख रहे हैं आप डिजिटल डिजिटल सर्विसेज यानी कि जो जियो का बिजनेस है, प्रॉफिट वहां से ज्यादा आता है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल सर्विस से ये बिजनेस, इनका रेवेन्यू देख सकते हैं आप 13-12% के आसपास है, लेकिन इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, यहाँ से डिजिटल से ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और यहाँ पे उम्मीद ये लगाई है कि आरपू 12% से बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनका वो भी बढ़ेगा। कैपेक्स सेगमेंट वाइज देख सकते हैं कैपेक्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज में, अदर्स, रिटेल, ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस, एसेट भी सारे इंडिया में ही है। तो बात कर लेते हैं, ये हमने मोटे मोटे पॉइंट्स देख लिए कि स्तंभ क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे उम्मीद है। सबको उम्मीद आर जियो के बिजनेस एंड जो रिटेल के बिजनेस है, ज्यादा उम्मीद यहीं से लगाई जा रही है। एंड सबसे बड़ी बात, वैल्यू अनलॉकिंग, यानी कि जियो के आईपीओ आने की पूरी पूरी उम्मीदें यहाँ पे लगाई जा रही है। तो मार्केट कैप की बात करें, 17 लाख करोड़ का है स्टॉक भी, 25 का है, इंडस्ट्री भी 19 का है, तो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं कह सकते स्टॉक को, ठीक ठाक ही चल रहा है। टैग रेशो के हिसाब से जरूर महंगा है, थोड़ा सा महंगा जरूर मैं कहूंगा, 1 के आसपास होता तो ठीक है, लेकिन 2 के भी ऊपर है। लेकिन पी रेशो की बात करें, पिछले 5 साल के पी रेशो के हिसाब से एक बार देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के हिसाब से पी रेशो डिसेंट ही है, कुछ बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, ठीक ठाक पी है। एंड आप देख ही सकते हैं ईपीएस यहाँ पे भी 50 का था, 23 का, तो पी रेशो ठीक है, बड़ी कंपनी है। कॉन्स की बात कर सकते हैं, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, जो कि बात कर भी रहे हैं कि वो डेट को रिड्यूस करेंगे। नंबर्स देख लेते हैं ईयरली, 2020 से 39,000 करोड़, देखिए कितने बड़े फिगर्स हैं, 53,000, 67,000, 74,000, 79,000, 77,000। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के जंप वहां पे। रिजर्व की बात करें, 8,12,000 करोड़ के तो रिजर्व है इनके पास, और कर्जा भी साथ के साथ बहुत हैवी कर्जा है, 3,57,000 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसे कई लोग अडानी का बोलते हैं कि उनके पास इतना कर्जा है, लेकिन कर्जा औरों के पास भी है, तो औरों के शेयर्स में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि बात ये है ना, अडानी के शेयर्स में कर्जा है, लेकिन उस हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी सामने नहीं है। उनके ऊपर कर्जा ज्यादा है, लेकिन उसके सामने वो प्रॉफिट्स थोड़े कम कमाते हैं, और उसमें पैसा अडानी के शेयर्स में इसलिए लगाया जाता है कि भविष्य में शायद वो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो भविष्य को लेकर उनके शेयर्स में ज्यादा जंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी भी जबरदस्त रहती है रिलायंस की, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार, 50% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स, एफआईएस के बाद 20%, डीआईएस के बाद 18-18%, पब्लिक के पास 11-11.25% की हिस्सेदारी, तो बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, रिलायंस जैसे शेयर में अगर आप कभी इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, 17 लाख करोड़ की बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। ऐसी कंपनीज में ना आपका पैसा डूबने के चांसेस ना, मतलब 99% तो मैं कह सकता हूँ नहीं डूबे। देखिए शेयर मार्केट है, रिस्क रहता है यहाँ पे, तो रिस्क तो जरूर है, लेकिन इन कंपनीज के डूबने के चांसेस ना बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत ही बड़ी लार्ज कंपनीज है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक हाथी है, तो हाथी जिस तरह से धीरे 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 चलता है ना, तो ये स्टॉक भी आपको धीरे धीरे ही रिटर्न्स देगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि स्मॉल कैप मिड कैप की तरह आपको 5 साल में 250, 400, 500% के रिटर्न देगा, नहीं। ये आपको 5 साल में अगर आपका पैसा डबल भी कर रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसके हिसाब से। इस अगर हाथी आपको, रिलायंस जैसा हाथी आपको 5 साल में अगर आपका पैसा डबल करके दे रहा है ना, तो आपको इससे ज्यादा उम्मीदें इससे रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, इससे आप इतनी बड़ी उम्मीदें नहीं लगा सकते। और वैसे भी अगर टॉप लेवल से देखें तो 21-22% का इसमें करेक्शन आ चुका है टॉप लेवल से, तो अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन है। एंड ब्रोकरेजेस ने बताया भी है कि आने वाले टाइम पे इनकी जो 2-3 बिजनेस है, जो उनके मेन पिलर्स हैं, वहां पे रिकवरी आने की पूरी पूरी उम्मीद देखने को उनको मिल रही है। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जो है जिसका नाम है अनंत राज लिमिटेड। इस स्टॉक में आज भी 5-6% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिछले 1 साल की बात करें तो क्या जबरदस्त कमाई, 194%, 5 साल में 2000% के रिटर्न मैक्सिमम आप देख सकते हैं। देखिए इस कंपनी का एक चार्ट पैटर्न से ना एक बात तो समझ में आ रही है कि इसका बिजनेस ना पिछले कई सालों से कुछ खास नहीं चल रहा था,
लेकिन यहाँ पे आके कुछ तो कंपनी ने ऐसा किया कि कंपनी का ना शेयर इतना जबरदस्त भाग गया। देखिए, एक तो ये रियल एस्टेट में आपको पता ही है पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट के जो शेयर्स हैं उन्होंने जबरदस्त कमाई करके दिए। लेकिन इस शेयर में मुझे कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है तेजी। डीएलएफ की बात कर लेते हैं एक बार। पिछले 5 साल में देखिए हैं इसके भी रिटर्न 200 250% के रिटर्न है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इसके भी अगर रिटर्न देखेंगे तो सही है, 163% के रिटर्न है। लेकिन अनंतराज इस शेयर के रिटर्न 5 साल में इतने ज्यादा कैसे हो गए? क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है, इन्होंने एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी एंट्री मारी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई और भी ज्यादा ये शेयर जबरदस्त तरीके से भागने लगा। जिसका जो एक नया बिजनेस है उसका नाम आपने सुना भी होगा, डेटा सेंटर्स। ये कंपनी जो है डेटा सेंटर्स के बिजनेस में भी एंट्री ले चुकी है, जिसकी वजह से ये बाकी रियल एस्टेट कंपनी से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म स्टॉक प्राइस के हिसाब से इन्होंने किया है। क्योंकि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी इन्होंने जोड़ लिया, जो आपको पता ही है फ्यूचर है। क्योंकि अगर आपका एआई का यूज बढ़ेगा तो आपको एआई, आपको पता ही होगा कि सुनने में तो हमें लगता है कि हाँ भाई एआई है, आईटी की चीज है, लेकिन एआई की चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एआई की जो चीजें हैं उनमें आपको एनर्जी भी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, आपके सिस्टम्स भी ना बहुत ही ज्यादा फास्ट होने चाहिए। तो उस फास्ट के लिए आपको डेटा, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगाने पड़ेगा। उन डेटा सेंटर्स को में इतनी ज्यादा हीट पैदा होगी तो उसके लिए आपको एसी भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंपनी की वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, तो डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड सॉल्यूशन, तो ये एक नया सेगमेंट है जिसमें ये घुसे, और उसके बाद से बाकी रियल स्टेट कंपनी से इन्होंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। डेटा सेंटर एंड क्लाउड सॉल्यूशन, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें वेबसाइट पे जाके पढ़नी चाहिए। आपको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई कौन देखेगा खोल के। आप खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। इन्होंने हाल ही में पार्टनरशिप भी करी है रेलटेल के साथ भी। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, गूगल क्लाउड, सबके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, ठीक है, शैलेंडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आप देख ही सकते, ये देखिए, अनंतराज साइंस मेजर डील विद ऑरेंज एसे टू एंटर बूमिंग डेटा सेंटर मार्केट। अनंतराज स्टॉक जंप 4% क्लाउड सिक्योरिटी एमओयू विद ऑरेंज बिजनेस। ठीक है, अनंतराज 500 करोड़ पे उठाएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, ये भी उन्होंने उसके लिए ही उठाया है, डेटा सेंटर्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में अगर आप घुसेंगे तो आपको इसी तरह की रैलीज देखने को मिलेंगी। हाँ, लेकिन देखिए इस वक्त तो रैली होगी, लेकिन हमें साथ के साथ ये ट्रैक करना है कि जहां ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लाउड से, वहां पे अच्छा बिजनेस आ रहा है या इनका नहीं आ रहा है। अभी की बात कर लेते हो तो रेंटल एंड सर्विसेज एंड इससे छोटा बिजनेस है, ज्यादा पैसा ये अभी भी रियल एस्टेट से ही कमा रहे हैं। लोकेशन वाइज की बात कर सकते हैं, इंडिया में ही सारा बिजनेस है। तो कंपनी का बारे में इसकी भी हेल्थी आउटलुक, जूम 100% इन 1 ईयर। तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या क्या बोला गया। द अनंतराज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, कहाँ कहाँ पे बिजनेस करते हैं? दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान एंड हरियाणा, 3 जगहों पे मेन ये काम करते हैं। द कंपनी कंटिन्यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स डेट एंड एक्सपेक्टेड टू बी नेट डेट फ्री बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर 2024। हालांकि एंड ईयर में इन्होंने बोला था कि नेट डेट फ्री ये हो जाएंगे, तो देख लेंगे अभी थोड़ा बैलेंस शीट में जब पढ़ेंगे। अनंतराज इन इट्स Q2 FY25, जो Q2 के रिजल्ट आए थे उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या बोला था वो भी देख लेते हैं। हैड सेड दैट इट हैज अ कमेंस 6 मेगावाट आईटी लोड्स ऑफ द डेटा सेंटर एट इट्स मानेसर फैसिलिटी एंड वर्क ऑन 21 मेगावाट कैपेसिटी इज गोइंग अहेड एट फुल tilt. This will make the company's total capacity, including the facilities at Manesar Panchkula facility, to 28 megawatts of IT load by the end of FY 2025. In the meantime, the company has also commenced cloud services, and the pilot project with the capacity of half megawatt has already started. The company is one of the view that this cloud service will be initially provided as an infrastructure as a service, which has been built along with the world's best OEM एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो आप देख ही सकते हैं कि क्लाउड सर्विसेज में ये घुसे हैं, तो अच्छी बात है। उसके बाद ब्रोकरेज फर्म की बात, अनंतराज हैज 220 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल इन टोटल एट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 63A गुड़गांव हरियाणा एज
significant around 120 acres portion of this has yet to be developed and sold. Also, another approximate 101 acres of land bank that its hold in Delhi could have developed potential of approximately depending on the master plan. ठीक है, तो ब्रोकरेज क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पे आपको एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. Brokerage firm MK Global Financial believes that the real estate cycle appears to be have strong legs. Demand continues to be very strong, and the absorption rate for new launches continue to be very healthy. There are no significant execution challenges either. Availability of finance is vastly improved in post-RERA world. Manpower and logistics are also not posing any challenges, the brokerage firm said. तो आप देख ही सकते हैं काफी अच्छी अच्छी कमेंट्रीज हैं एंड काफी अच्छा. और उसके बारे में मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस भी इसके बारे में क्या बोल रहा है ये भी एक बार पढ़ लेते हैं. अनंतराइज इज transitioning from its strong hold in the real estate sector to diversify business model with strategic investment in data centers and cloud services. This shift capitalized on India's burgeoning data localization and digital transformation trends. With a planned capacity of 300 megawatt for DC over the next 4-5 years, the company is leveraging its existing technology parks to enhance execution speed and cost efficiency. Analyst मोतीलाल ओसवाल, तो उनका भी यही मानना है कि कंपनी जो है अपने रियल स्टेट से हटकर डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस को कर रही है, वो भी ऐसी जगह पे डाइवर्सिफाई कर रही है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है. तो सबको बहुत ही अच्छा पोटेंशियल देखने को इनमें मिल रहा है. और चेक कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल देख लेते हैं. 31,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक भी 92 का, तो नो डाउट स्टॉक काफी महंगा है. ROC 8 का है, इंडस्ट्री भी 35 का है, क्विक रेशियो टैग रेशियो के हिसाब से भी महंगा है, ROE 8 का है. तो नो डाउट स्टॉक जरूर महंगा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो आप इसको रडार पे जरूर रख सकते हैं. लेकिन पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो एकदम से नीचे आया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पी रेशियो अभी काफी महंगा है इस कंपनी का. कॉन्स की बात कर लेते हैं. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.36 टाइम इट्स बुक वैल्यू. कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी. प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड. ठीक है, कॉम्पिटिटर तो देखिए बाकी रियल एस्टेट के हिसाब से इसके कॉम्पिटिटर है, लेकिन डेटा सेंटर का पॉइंट भी इसमें जुड़ा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. नंबर्स देख लेते हैं पिछले 4-5 साल के. 24 करोड़, 9 करोड़, और देखिए यहाँ पे आई थिंक डेटा सेंटर का इनको बिजनेस मिलना शुरू हो चुका है थोड़ा बहुत. तो देखिए जंप देखिए 53, 149, 271, 352. तो कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको ये चीजें दिखा ही रहा था कि स्टॉक प्राइस जिस तरह से भागा था, तो प्रॉफिट्स भी उसी तरह से भागे ही होंगे. जो कंपनी 40-50 करोड़ के रेंज में रहती थी, वो सीधा अब 250-300 करोड़ रुपए के रेंज में जा चुकी है प्रॉफिट के हिसाब से. रिजर्व्स की बात करें तो 3700-3800 करोड़ के रिजर्व है. कर्जे की बात करें 386 करोड़ का है. कर्जा जरूर है लेकिन बहुत ही कम कर्जा है. एसेट्स की भी बात देखें तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, अच्छी बात है. ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 60% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है. एफआईएस के पास 13% की हिस्सेदारी है. डीआईएस के पास 6%. आप देख रहे हैं एफआईएस ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है एंड डीआईएस ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि पब्लिक ने यहाँ पे हिस्सेदारी कम करी है. तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी का भी पहले इन्वेस्टमेंट था, हालांकि अब वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं. तो अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने बेच दिया तो हम भी बेच देंगे और वो खरीदेंगे तो हम भी खरीदेंगे. किसी को भी ब्लाइंडली कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये होगी आज के हमारे दोनों ही स्टॉक. आई होप आपको इनके लिए जो मैंने ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए बनाया आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, आपको किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली बाय या सेल होल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आपको खुद की स्टडी करनी चाहिए. एंड इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एंड अपने हेल्प के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था. तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.